हेलो स्टूडेंट्स, MLSU सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के हिस्ट्री पेपर में जो हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और पहले दो वीडियो जो आए थे वो फर्स्ट और सेकंड चरण औपनिवेशिक शिक्षा का था हमारा। अब तीसरा चरण जो औपनिवेशिक शिक्षा वो आज हम करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं पहले दो चरणों में क्या हुआ। पहला चरण जो था उसमें दो इंस्टीट्यूशन ओपन किए गए थे जो कि शिक्षा पर काम कर रहे थे। पहला था एक मोहम्मडन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, और एक था आपका एशियाटिक सोसाइटी। दूसरे चरण में हम देखते हैं कि निस्यंदन एक थ्योरी आई थी, फिल्टरेशन थ्योरी आई थी, और लॉर्ड मैकाले का शिक्षा का जो एक समिति या योजना कह सकते हैं, मैकाले पद्धति आई थी, उसमें ही था निस्यंदन या फिल्टरेशन थ्योरी। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड वाले फेज में, थर्ड चरण में जो वो क्या होता है। थर्ड चरण में वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, 1854 में आता है। एजुकेशन डिस्पैच, जैसे वुड या वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है, और इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में भी माना जाता है। यानी कि इसमें जो है भारतीय लोगों का थोड़ा बहुत जो है वो सुधार हुआ था। और ये विज्ञप्ति या डिस्पैच जो होता है उस समय के निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं बाद में भारत के प्रथम राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसे भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में माना जाता है। यानी कि भारत के लोगों की जो शिक्षा थी, भारतीय लोगों को जो शिक्षा देनी थी, उसमें इस पर जो महत्वपूर्ण काम किया गया था भारत के लोगों पर, वुड डिस्पैच में जो बहुत अच्छे से काम किया गया था। तो वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में आता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और बाद में जो है शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर पूर्ति हुई। इस विज्ञप्ति में निस्पंदित सिद्धांत को अस्वीकृत, निस्पंदित सिद्धांत वही लॉर्ड मैकाले वाला आपका थ्योरी, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। और यहाँ पे जो वो शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा, बोलचाल की भाषा में सुधार, इस प्रकार की कुछ लौकिकीकरण पर जो है ध्यान दिया गया था, उनको जो है प्राथमिक स्तर पर रखा गया था। ये सवाल जो है पूरा आपको PDF में मिल रहा है, और डिस्क्रिप्शन में PDF में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं 1855 इसमें मुंबई, मद्रास, बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी प्रांतों में एवं बाद में नए प्रांतों में भी शैक्षिक विभागों का सृजन हुआ था, इसी चरण में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि वरिष्ठ पदों को पूरा करने के लिए 1897 इंडियन एजुकेशन सर्विस को संगठित किया गया। यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस कब आई थी? 1897 में। इस समय शैक्षिक विकास की अन्य उपलब्धियों को पूरा करने के लिए कलकत्ता या कोलकाता जनवरी 1857, मुंबई या अभी वाला मुंबई जुलाई 1857, मद्रास सितंबर 1857, पंजाब 1882, इलाहाबाद 1887, यहाँ पर जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, याद रखिए। कोलकाता जनवरी 1857, बम्बई जुलाई 1857, मद्रास सितंबर 1857, पंजाब 1882 एवं इलाहाबाद 1887। ये जो है आपका यूनिवर्सिटीज़ का एस्टेब्लिश हुई थी, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि थर्ड फेज में जो है वो क्या क्या इंस्टीट्यूशन जो कहाँ कहाँ कब कब खोला गया था, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। आपको पूछे कोई हंटर कमीशन कब आया, तो हंटर कमीशन आया 1882 में। किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लॉर्ड रिपन उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे 1882 में, जिसमें 1854 की विज्ञप्ति के सिद्धांतों को लागू किए जाने के ढंग की जांच करने एवं प्राथमिक शिक्षा में आवश्यक सुझाव देने का कार्य प्रारंभ हुआ। इसमें क्या था कि जो वुड डिस्पैच था 1854 का, उसके जो भी रूल और रेगुलेशंस थे उस पर काम करना था, तो उस पर काम किया गया। उसकी जांच करनी थी कि उसमें किस प्रकार के रूल्स हैं और किस प्रकार हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्राथमिक शिक्षा पर भी इसी लॉर्ड रिपन वाले इस अधिनियम में बात की गई थी, जिसका नाम क्या है अभी हमने देखा, हंटर कमीशन, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसको कहा जाता है। इस कमीशन में गैर सरकारी संस्थाओं के संबंध में इस समिति ने यह परामर्श भी दिया था, जैसे कॉलेज, माध्यमिक स्कूल, अन्य आवश्यक संस्थानों को सरकारी व्यवस्था में लेकर अन्य सभी क्षेत्र गैर सरकारी संस्थाओं को सुपुर्द कर दिए जाएं, ऐसा कहा गया था। थर्ड जो आपका वेव था, थर्ड चरण जो था, इसमें हमने देखा कि
इंडियन शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वो डिस्पैच लॉ, इंडियन एजुकेशन एक्ट रिपन वाला, ये चीज़ जो है वो थर्ड चरण में। चौथा चरण हम देखते हैं, इसमें क्या हुआ था, 1901 टू 1920 तक चलता है ये चरण। इसमें क्या क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आते हैं, एजुकेशन का कैसा क्या रहता है, हम देखते हैं। आइए देखते हैं। 1901 ईस्वी लॉर्ड कर्जन ने सभी सरकारी अनुदेशों के निदेशकों का एक सम्मेलन बुलाया था। यानी ये सम्मेलन सरकारी अनुदेशकों का बुलाया गया 1901 में। किसने बुलाया? लॉर्ड कर्जन, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें शैक्षिक सुधारों की क्या बात की गई थी? उन्होंने थॉमस रेले, जो कि वायसरा के कार्यकारी परिषद के कानूनी सदस्य थे, जिसको सचिव कहा जाए तो ठीक है, ये नेतृत्व में 1902 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास करके उसमें जो है विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई है, ठीक है, थॉमस रेले के द्वारा, जो कि एक कानूनी सदस्य था, किसका? वायसराय का कार्यकारी परिषद का। ये आपको ध्यान रखना। 1900 में एक विश्वविद्यालय आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ जितनी है उनको जो है वो हेल्प करने के लिए या उनको मार्गदर्शन के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई। और उस आयोग ने सिफारिश दी थी 1904 में। 1904 में उसी आयोग की सिफारिश पर जो है यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था। किसकी? यूनिवर्सिटी एक्ट जो पारित किया, किसकी सिफारिश पर किया गया? तो वो सिफारिश किसने की थी? वो विश्वविद्यालय आयोग ने की थी। विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया? 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी सिफारिश पर यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने का निर्णय कब लिया? 1904 में। इसमें क्या हुआ? इस एक्ट के द्वारा विश्वविद्यालयों ने शैक्षणिक कार्य अपने हाथ में ले लिया, यानी कि जितना भी एजुकेशन रिलेटेड जो भी वर्क था वो विश्वविद्यालयों ने अपने हाथ में लिया। और जो अब तक इनका काम था परीक्षा लेना, सिर्फ वो परीक्षा लेना नहीं, अब यूनिवर्सिटी खुद जो है वो पढ़ाई कराएगी, स्टडी करवाएगी। इसके आधार पर कार्यों को शीघ्र समाधान के लिए विभिन्न संस्थानों की स्थापना हुई। इन विभिन्न संस्थानों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु कठोर शर्तें रखी गई, समय समय पर इसके निरीक्षण की योजनाएं भी बनी। ये सारा का सारा काम अब कौन करेगा? ये अब विश्वविद्यालय करेंगे, जो कि 1902 की विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर जो वो एक कमीशन बना था। इसमें क्या हुआ? इन सभी उपायों के कारण उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुए। हालांकि राष्ट्रवादी भारतीयों ने अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के आधार पर इसकी आलोचना की। ये पूरा का पूरा जो है सरकार नियंत्रण में है और सरकार का नियंत्रण जो है इस पर ज़्यादा है, इसलिए जो है कुछ भारतीयों ने जो इसका क्या किया? विरोध किया था। चलिए आगे देखते हैं। 1909 ईस्वी में केंद्र में शिक्षा का एक अलग विभाग स्थापित हुआ। ये विश्वविद्यालय आयोग के अलावा 1909 में केंद्र में शिक्षा का विभाग स्थापित हुआ था। शैक्षिक नीति पर भारत सरकार ने 1913 में आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण को संशोधित करने का प्रस्ताव भी रखा था 1913 में। चलिए ये PDF पूरा आप एक बार डाउनलोड करके देख लेना, इस डिस्क्रिप्शन में है। जो कुछ समझ में नहीं आया तो इसको फिर से पूछ लेना। लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय कार्य का सर्वेक्षण करने के लिए सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन 1917 टू 1919 की नियुक्ति की गई। सैडलर कमीशन कब नियुक्त हुआ? 1917 में। क्यों हुआ ये नियुक्त? क्योंकि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय कार्य का संरक्षण करना था इसको। इस कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियंत्रण में छोड़ देने और स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्षों में पूरा करने की सिफारिश। अब आपको सवाल पूछा जाएगी, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल करना है, ये सिफारिश किसने की थी? तो ये सैडलर कमीशन ने की थी 1917 में। चलिए आगे देखते हैं। 1921 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 12 हो गई थी, जिसमें बनारस, मैसूर, पटना, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया में 7 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ऊपर वाले जो विश्वविद्यालय स्थापित किए 1957 वो विश्वविद्यालय आपको ध्यान में रखने। माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा में इसी प्रकार की वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि दर जन समुदाय की शिक्षा के लिए अपर्याप्त थी। चलिए ये था आपका ये एक्ट। इसी चरण में गांधी जी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और अन्य भारतीय नेता जो वो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की बात उठाई थी कि राष्ट्र के उत्थान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा जो वो उचित है, जरूरी है और आवश्यक भी है। उनके अनुसार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय विकास के लिए असहायक ही नहीं प्रतिकूल भी है, प्रतिकूल यानी उल्टी भी है। यानी कि राष्ट्र का विकास के लिए अभी वर्तमान की शिक्षा जो है वो सही नहीं है, इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस होना चाहिए। ये बात जो है गांधी जी ने और लाला लाजपत राय ने उठाई थी। मातृभूमि के प्रेम के लिए या उस मातृभूमि के प्रेम को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो शिक्षा अभी वाली शिक्षा में नहीं है। ये अब देखिए 5वां चरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
पूरा समझाएंगे कि मॉन्टफोर्ड एक्ट क्या है, उसके बाद में ये कैसे क्या हुआ, ये सब जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखें। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना अपनी टाइमलाइन पे, स्टेटस पे, या अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना। अगर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम या किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी होती है तो एक बार कमेंट ज़रूर करना कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। और भी कोई क्वेश्चन आपका हो, समझना हो, उसको भी आप दे देना, उसको मैं वीडियो बना के PDF फाइल बना के आपसे शेयर कर दूँगा।